हेलो एस्पिरेंट, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार। ठीक, ये सारे एग्जाम्स में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आना फिक्स है। हमेशा मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ। तो मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिखाई देता है। ठीक है, पूरा भाग 3 किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार में के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिखाई देगा। तो मौलिक अधिकार क्या है भाई? हमारे जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मूलभूत अधिकारों की पूर्ति कौन करता है? मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्या है भाई? बहुत ही अनिवार्य है। और कोई भी व्यक्ति, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। हम ऐसा मानेंगे कि उसके पास दिमाग नहीं है, या मतलब वो कुशल, मतलब अच्छा व्यक्तित्व का पर्सन, मतलब क्या कहा जाए, अच्छे से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। तो कोई भी आदमी अपनी स्वेच्छा से मौलिक अधिकार का परित्याग नहीं कर सकता। ठीक है, और इसे और कहाँ से लिया गया है भाई? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, याद रखेंगे ये पॉइंट। तो चलो अब आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है, आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। राज्य को परिभाषित किया जाता है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। तो राज्य किसे कहेंगे? ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी जो लोक कल्याण के लिए कार्य करे और शासकीय के माध्यम से चले। ठीक है, उसके निर्देशानुसार कार्य करे। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं भाई? जैसे कि संसद हैं। ठीक है, संसद हो गई, सरकार हो गई, राज्य सरकारें हो गई, सारे स्थानीय प्राधिकारी हो गए, जैसे ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब हैं, कोर्ट सब हैं, हाई कोर्ट सब हैं। ये सारी चीजें क्या है? राज्य के अधीन आती। और PSW से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर में ONGC है, LIC सब है। ये सब चीज़ें भी क्या आती हैं? राज्य की परिभाषित के अंदर आती हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। और जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी सब भी हमारे राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक, तो मैंने क्या कहा? जो जनता के कल्याण कार्य करे, ठीक है, और शासन या शासकीय निर्देशानुसार कार्य करे। ठीक है, वो कहलाएंगे राज्य। अब देख लेते हैं आगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है। ठीक है, ये किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ही हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या अन्य अधिकारों की भी रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत हार्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से अभी 4-5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इसमें पहला पॉइंट आता है आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले या उसके लागू होने के पहले जो भी नियम कानून थे या कोई भी ऐसा लॉ था, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो भी विधि या नियम थे और वो भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात हमारे मौलिक अधिकार से यदि असंगत हो, उससे लेना देना ना हो, या मतलब टकराव पैदा हो, तो वो क्या होंगे? उसी क्षण शून्य हो जाएंगे। ये कहलाता है आच्छादन का सिद्धांत। क्या बोला मैंने? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान से सुनिए, संविधान लागू होने के पहले जो भी विधि थे, जो भी लॉस हैं जो बनाए गए थे, जिससे भारत चलता था भाई, वो संविधान लागू होने के पहले ऐसे लॉ थे। ठीक है, अब जो संविधान लागू हो गया और यदि वो लॉ भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार से असंगत है या भिन्न है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे भाई? शून्य हो जाएंगे, अर्थात वो कार्य नहीं करेंगे, उनमें कोई पावर नहीं होगा ऐसे लॉ को। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। अब ये अभी के बारे में बात करता है, करंट के बारे में बात करता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। राज्य जो है, कोई भी राज्य मतलब हमारी सरकारें ऐसे नियम्स नहीं बनाएगा या ऐसे रूल्स नहीं बनाएगा जो क्या हो भाई? भाग 3 से असंगत हो।
ठीक है, भाग 3 से असंगत हो, ठीक, या वो हमारे क्या करे भाई, मौलिक अधिकार को छीनते हो। ऐसे रूल्स राज्य नहीं बनाएगा, और यदि ऐसे रूल्स बना देता है जो हमारे भाग 3 से असंगत हो या कोई भी मौलिक अधिकार को गलत इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसी क्षण से क्या होगा, शून्य होगा। और जरूरी नहीं है कि पूरा लॉ, जो भी लॉ का जो पॉइंट, सिंपल एक छोटा सा पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट भी यदि छीन रहा होगा तो वो पॉइंट शून्य होगा, ना कि पूरा लॉ, ठीक है। जो भाग 3 से असंगत होगा वो शून्य हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या था कि संविधान के लागू होने के पहले कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, जो भाग 3 से असंगत हो वो शून्य होगा। और पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है भाई, अभी करंट की सरकारें यदि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन लाती है जो हमारे भाग 3 से असंगत हो तो वो क्या होंगे, उसी क्षण शून्य होंगे, ठीक है। अब 2 और पॉइंट बचता है, 3 और 4। तो अनुच्छेद 13 के पार्ट 3 में विधि को परिभाषित किया गया है। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जो भी हमारे अध्यादेश हैं, आदेश हैं, उपविधि हैं, उप नियम है, अधिसूचना है, ये सारी चीजें क्या आती हैं, विधि के परिभाषा के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 13 का 4 विधि एवं संविधान संशोधन विधि में अंतर समझाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है, ठीक। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भाई कोई भी संविधान संशोधन, ठीक है, ये जो आर्टिकल 13 का जो पावर है उसे संविधान संशोधन के तहत छीन नहीं सकता या हटा नहीं सकता, या इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन जो है 368, हमारा जो संविधान संशोधन का है अभी, संविधान संशोधन 368 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो 368 के अंतर्गत कोई भी संसद क्या कर सकता है, कोई भी रूल्स या लॉस को अमेंड कर सकता है, कोई भी अनुच्छेद या आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, संशोधित कर सकता है। लेकिन इसी को ये 13 का 4 पॉइंट कहता है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद है वो नहीं आता, अर्थात संसद चाह के भी संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को हटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में क्या करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा उनके पावर को लिमिट करता है, सीमित करता है। उनके पावर को क्या करता है भाई, सीमित करता है, सीमा में रखता है, ताकि वो अपने सीमा में रह के कार्य कर सके, ठीक है। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 12 और 13 खत्म हो जाता है, ठीक। अब 14 से लेकर 35 तक हम अच्छे से डिटेल से हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। 12 तो सिंपल राज्य को परिभाषित करता है, 13 सुप्रीम कोर्ट के पावर बारे में था, 14 से हमें मेनली जो नागरिक है, भारतीय नागरिक या व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों के बारे में दिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार जो अनुच्छेद 13 और 32 में सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, ठीक है, और 226 में हाईकोर्ट को दिया गया है। तो हमें 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार में। सबसे पहले आता है समानता के अधिकार जो 14 से 18 है। डिटेल में हम सारे चीज़ों में इसमें बातें करेंगे, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो पहले आता है समानता, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ठीक है, कोई हमारे साथ शोषण नहीं कर सकता, करेगा तो और क्या कर सकते हैं, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाई कोई भी हम धर्म फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे साथ कुछ गलत होता है तब हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक। और 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये हमें प्राप्त था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। ऐसे आर्टिकल 31 में और भी पॉइंट्स हैं, बी एंड सी, ए बी सी ऐसे करके और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें केवल संपत्ति के अधिकार को हटाए गए हैं, बाकी सब अभी भी लागू हैं, ठीक। तो हम समानता के अधिकार को अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में भाई विधि के समक्ष समता आता है, ठीक। विधि के समक्ष समता को 2 तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला तो इसमें नियम है कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, आप गरीब हो, ठीक है, अमीर हो, बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, एक जज हो, एक नॉर्मल इंसान हो, डॉक्टर हो, राष्ट्रपति हो, सारे व्यक्ति क्या होंगे, विधि के समक्ष समान होंगे, ठीक। ये एक नकारात्मक अवधारणा है दोस्तों जो ब्रिटेन से लिया गया है। क्या है भाई, विधि के समक्ष हर कोई समान होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है विधियों का समान संरक्षण, ये एक सकारात्मक नियम है, ठीक है, ये
सकारात्मक नियम है, ठीक। और इसको उठाया गया है यूएसए से या अमेरिका से, ठीक है, इसे उठाया गया है भाई ब्रिटेन से। तो ये सकारात्मक अवधारणा है विधियों का समान संरक्षण, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार। हमें क्या करना है भाई, समान लोगों के साथ, समान लोगों के साथ, ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है दोस्तों, ठीक है। कैसे भाई, अब जैसे कोई एक हैंडीकैप्ड है, सिंपल समझ लो कि एक हैंडीकैप्ड है और आप हो कंप्लीटली बॉडी आपको फिजिकल फिट हो, तो आप हो और एक हैंडीकैप्ड जिसका पैर नहीं है उसको रेस में दौड़ाया जा रहे हैं, तो ये गलत बात हुआ ना। इसीलिए उनके साथ मतलब उनके जैसे लोगों का ही एक अलग से गेम होना चाहिए, या उनके लिए वैसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड होने चाहिए, या सारे रूल्स से बराबर हो तब जाके कोई काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार। जैसा पैरा ओलंपिक भाई, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, उनके लिए हैंडीकैप्ड वाले ही क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ओलंपिक नॉर्मल लोग गेम खेलते हैं। तो समान के साथ समान व्यवहार, इसमें दो नियम बनाए गए हैं, विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक। ये नकारात्मक है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, और ये सकारात्मक है, यूएसए से लिया गया है। क्या है भाई, विधि के समक्ष समता। अब आर्टिकल 15 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता। इसमें कहा गया है बहुत सारे पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स देखेंगे इसमें, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या बोला जाता है भाई, इसके अंदर क्या आता है कि जन्म, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये 15 का एक पॉइंट कहलाता है, ठीक है। 15 का फर्स्ट क्या कहता है भाई, जन्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास आदि, ठीक है, आदि लिख देते हैं, ठीक है। तो जन्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास आदि के आधार पर कोई भी राज्य आपके साथ क्या नहीं कर सकता भाई, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। ये 15 का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत 15 का सेकंड पॉइंट आता है, सेम सिमिलर पॉइंट है, ठीक। 15 का सेकंड पॉइंट सेम सिमिलर है। इसी के आधार पर जो है हमारा जन्म, जाति, लिंग, निवास, मूल वंश, स्थान के आधार पर कोई भी राज्य सार्वजनिक स्थल में, ठीक है, एक नया वर्ड यहाँ जोड़ दिया गया है, सार्वजनिक स्थल, ठीक है, या फिर धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल या तो फिर धार्मिक स्थल, इन पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक। इन स्थानों पर, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल पर जन्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या हमें जाने से रोका नहीं जा सकता, रोक नहीं सकते, ठीक है, रोक नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट। और ये दोनों के लिए लागू होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, राज्य के लिए भी ये लागू है, ठीक है, और व्यक्ति दोनों ही हमारे साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। जबकि ये किसके लिए लागू था, राज्य के लिए। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही, राज्य या व्यक्ति दोनों ही भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 के 3 का पॉइंट कहता है कि कोई भी राज्य यदि चाहे, ठीक है, कोई भी यदि राज्य चाहे तो राज्य के स्त्री एवं बालकों के लिए विशेषाधिकार कर सकता है, या कोई विशेष आरक्षण प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि बसों में हमने देखा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बसों में सीट के लिए स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए क्या किया जाता है भाई, सीटें आरक्षित कर दी जाती है। तो कोई भी राज्य चाहेगा तो वो क्या कर सकता है भाई, स्त्रियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार कर सकता है, या कोई भी नए पॉइंट बना सकता है, जिससे कि क्या हो सके, लोक कल्याण का काम हो सके, कल्याण का कार्य हो सके, ठीक है। कल्याण कार्य के लिए ऐसा राज्य कोई भी कदम उठा सकता है। किसमें, 15 के 3 में। अब 15 के 4 के बारे में चलो देखते हैं दोस्तों, ये भी ऐसे ही आरक्षण से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है भाई, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े नागरिक जैसे कि SC ST के उत्थान के लिए विशेष बंद कर सकता है, ठीक। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए भाई, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक, सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए SC ST के लिए अनेक उपबंध कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है। ये किसमें है, 15 के 4 में है। आर्टिकल 15 का 5 निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों में
आरक्षण की बात करता है। जनरली ये 93 अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, 93 संविधान संशोधन, मेनली हम कहा जाए तो ओबीसी के लिए आता है। क्या कहते हैं भाई, इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें भी आरक्षण दी गई है। याद रखेंगे, इसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो नहीं आएंगे, इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड से जो आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। उनके लिए एक अलग से पॉइंट जोड़ा गया था, 15 का 6 पॉइंट, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस का पॉइंट आता है, ठीक। जो आर्थिक रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया गया भाई, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिसमें सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों, सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों में क्या कर सकते हैं भाई, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 10% ईडब्ल्यूएस की उसमें क्या किया गया भी, प्रावधान किया गया। तो ये है आर्टिकल 15, ठीक है, जिसमें 6 पॉइंट थे। अब हम आर्टिकल 16 देखेंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है भाई, लोक अभियोजन में अवसर की समता। लोक अभियोजन क्या होता है भाई, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट वर्क हो सकता है, ठीक है। तो लोक अभियोजन में सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, ठीक। ये पार्ट 1 कहता है हमारा, 16 का जो पार्ट 1 कहता है, ठीक है, यही कहता है कि भाई सभी को, सभी जो नागरिक, सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए भाई, समान अवसर प्राप्त हो, समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है, समान अवसर प्राप्त होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। 16 का पार्ट 1 क्या कहते हैं दोस्तों, कि सभी नागरिकों को क्या हुआ है, समान अवसर प्राप्त होंगे। अब 16 का पार्ट 2 सेम बात को रिपीट करता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। जो हमारे 7 चीजें हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थानीय निवास, इन 7 के आधार पर कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं कर सकता भाई, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता। ये क्या कहता है, 16 का पार्ट 2 कहता है। अब 16 के पार्ट 3 में, 16 के पार्ट 3 में क्या कह दिया गया है भाई, कोई भी सरकारी सेवाओं में, कोई भी सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या कर सकता है भाई, कोई भी सरकारी सेवा में राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। किनके लिए भाई, विशेष उपबंध कर सकता है, किनके लिए, राज्य के लोगों के लिए। यदि राज्य को लगता है कि बहुत सारे राज्य सेवाओं में क्या हो रहा है भाई, कि हमारे जो राज्य हैं, राज्य के लोग हैं वो जॉब नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अनेक अभी उद्योग खुल रहे हैं, तो उन उद्योगों में जो छोटे पोस्ट हैं, एकदम बड़े पोस्ट पे नहीं, ठीक है, क्या कर सकता है भाई, राज्य के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात किया जा सकता है, या उनके लिए पद आरक्षित की जा सकती है। किसके माध्यम से भाई, 16 के पार्ट 3 के माध्यम से कोई भी राज्य के निवासियों के लिए सरकारी सेवाओं में विशेष उपबंध कर सकते हैं। ये क्या है, 16 का पॉइंट 3। अब 16 का पॉइंट 4 देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 16 में 4 में, आर्टिकल 16 के 4 में 2 पॉइंट है, क और ख। तो इसमें एससी और एसटी की पदोन्नति की बात की गई। यदि राज्य सरकार को या सरकार को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि उनकी क्या है, भागीदारी कम है, ठीक है, सिंपली क्या है भाई, बड़े पदों में भागीदारी कम है, तब एससी एसटी की पदोन्नति की जा सकती है, ठीक है। एससी एसटी की क्या की जा सकती है, पदोन्नति की जा सकती है दोस्तों, ठीक है, सिंपली। अब दूसरा एक का पॉइंट हो गया, और दूसरा आता है ख पॉइंट। ये होता है अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत। ये क्या है, थोड़ा डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि 100 सीटें थी, ठीक है, 100 सीटें थी, कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम आया जिसमें 100 सीटें थी और 50 सीट रिजर्व था, ठीक है, जिसमें से अभी 30 सीटें ही भर पाई, ठीक, एग्जाम हुआ, 30 सीटें ही भर पाए, 20 सीटें बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब भी एग्जाम होगा तब वो क्या किए जाएंगे, ये 20 सीट भी फिल की जाएगी। तो फिर मान लो 100 सीट के लिए एग्जाम हुआ और उसमें 50 सीट रिजर्व हुए, तब उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये 20 को ऐड करके 70 सीटों के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, ठीक। और ये 50% जो रिजर्वेशन का उपबंध है कि मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, 50% ही क्या कर सकते हैं भाई, रिजर्वेशन दे सकते हैं, मैक्सिमम 50% ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये नियम का उल्लंघन नहीं होगा दोस्तों, और जो एक्स्ट्रा जो सीटें हैं वो ऐड करके दे दी जाएंगी, ठीक है। ये कौन सा है, कैरी फॉरवर्ड का नियम या फिर अग्रनयन का सिद्धांत कहा जाता है इसे। 16 का 4, ठीक है। अब 16 का 5 देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 16 का 5 ये बताता है दोस्तों कि ये जो हमने जो सारे लॉज देखे हैं अभी, पार्ट 16 देखे हैं, ठीक है,
तो ये कोई भी सांप्रदायिक या धार्मिक संस्था के लिए लागू नहीं होती, वो अपने किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए या कोई भी व्यक्ति को वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिंदू के हिंदू गुरु होते हैं, क्रिश्चियन के क्रिश्चियन गुरु होते हैं, मुस्लिम के लिए मुस्लिम गुरु होते हैं, तो वहाँ हम ये सारे लॉ जाके नहीं बोल सकते, और ऐसा बोलना भी मत, वरना बहुत कुटाई होगी। ठीक है मित्रों, तो हम देख सकते हैं कि ये जो लॉ हैं वो धार्मिक संस्था या सांप्रदायिक संस्था या कोई भी विशेष धर्म या कोई भी ऐसे निजी संस्थानों के लिए लागू नहीं होती। ठीक है, अब 16 का 6 क्या कहता है भाई, 16 का 6 इसमें अपना EWS का ही पॉइंट जोड़ देता है। ठीक, तो लोक अभियोजन का जो है और सरकारी कोई भी निकाय है या सरकारी नौकरी के लिए क्या करता है भाई, 10% EWS को क्या करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, आरक्षण प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 16 कंप्लीट होता है। आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है भाई, अस्पृश्यता का अंत किया जाए। इसके लिए भाई बहुत सारे लॉ भी बनाए गए। चीजें, अस्पृश्यता अधिनियम कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था, जो कि लागू है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता शब्द को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि किसे अस्पृश्यता कहेंगे, सिंपली अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में लिख दिया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 देख लेते हैं दोस्तों। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। अंग्रेज लोग बहुत बुद्धिमान थे दोस्तों, वो लोग क्या करते थे, सिंपली छोटा मोटा कोई भी उपाधि पकड़ा देते थे इंडियंस को, और वो लोग खुश हो जाते थे, आराम से फिर पावर दे देते थे, उनके साथ काम करते थे, खुश हो जाते थे। जैसे राय साहब, राय बहादुर, आप हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्हीं उपाधियों का क्या कर दिया गया भाई, अब अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के माध्यम से। ठीक है, इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, सेना व शिक्षा। ठीक है, सेना व शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि PhD, डॉक्टरेट की उपाधि। ठीक है, और दूसरा क्या होता है भाई, जैसे कर्नल, जनरल, ये सारी आप सुने होंगे, है ना, तो वो क्या है, सेना की उपाधि है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सेना और शिक्षा के छोड़ कोई अन्य उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या कहते हैं भाई, कोई भी भारतीय नागरिक है वो अन्य देश से क्या कर सकता है भाई, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, भारतीय नागरिक अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन पार्ट 3 इसी का कहता है, जो अन्य देश के नागरिक हैं, जो भारत में अन्य देश के नागरिक हैं, ठीक है, अन्य देश के नागरिक जो क्या कर रहे हैं भाई, भारत में, ठीक है, अन्य देश के नागरिक भारत में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, भारत में सेवा दे रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर देश से उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति से सिंपली बताना पड़ेगा कि भाई उन्हें कोई भी उपाधि मिल रही है, क्या वो ग्रहण करें ना करें, इसके बारे में डिटेल जानकारी देना पड़ेगा। अब इसी के अंतर्गत जैसे आता है, बहुत सारे हमारे सम्मान हैं। सम्मान क्या भाई, क्या क्या सम्मान आप जानते हैं, पद्मश्री हैं, ठीक, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ये सब है ना, भारत रत्न, ये सारी जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सम्मान है। इन्हें स्पेशली डिफाइन कर दिया गया दोस्तों कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये क्या है, सम्मान है, कोई भी उपाधियां नहीं है। हाँ, बशर्ते जिन्हें मिलेगा वो अपने नाम के इसे आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे आपका नाम होगा भारत रत्न, पद्मश्री हेमंत बंजारी, पद्म भूषण हेमंत हर्षवर्धन, भारत रत्न, ऐसे करके आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सम्मान है, कोई उपाधि नहीं। ठीक, उपाधि अपने नाम के सामने लगाना ये गलत बात है। तो यहाँ आपका आर्टिकल 18 खत्म होता है, समानता का अधिकार खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एक्सपेरेंट।